जैसे ये घनघोर जंगल हैं और इनके बीच में सर्च करते हुए आपको एक डोमिनेशन पार्टी के तौर पे भेजा जाता है। उस बीच में कहीं से भी फायर आ सकता है। नक्सली अगर कुछ कर रहे हैं वो हो सकता है हमारे पर भी अटैक हो सकता है, आसपास जिनको हम जानते हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। अगर आप चल रहे हैं और स्पाइक होल में अगर पाँव गया है और वहाँ नीचे कीलों को लगाया जाता है और उससे जवानों को बहुत या तो जानलेवा हमला है एक तरह का। कैसे हमको जाना है जंगल में, कैसे अगर हम पे फायर आ जाता है तो उसके बाद में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे आपको डरना नहीं है। चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, पहाड़ हो, ढलान हो, पगडंडी हो, सतर्कता बरतते हुए निकलते हैं, सर्चिंग करते हुए निकलते हैं, कहीं आईडी तो ना लगा हो। लोन वर्राटू उसको बोलते हैं। ये लोन वर्राटू क्या है और उसमें कैसे आप लोग समझा पाते थे कि ये जो आइडियोलॉजी है ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, आप अगर मुख्य धारा में जुड़ते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टीम में 3 टाइप के जो महिलाएं थी। पहली वो महिलाएं जो थी जो पहले नक्सल क्षेत्र में काम कर चुकी हैं, नक्सलियां थी, नक्सल थी और नक्सली थी और वो आत्मसमर्पण कर चुकी थी। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, तब आपकी मेहनत और आपका विश्वास, ये 2 चीज़ जब एक साथ मिल जाए तो बिल्कुल वो चीज़ आप पा ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों की अगर खबर आपको देखनी पसंद आती है तो जाहिर सी बात है आप जंगलों की ये खूबसूरती देख सकते हैं। जंगलों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति प्रजाति, वहाँ के ग्रामीण परिवेश को, समाज को देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की जहाँ बात आती है और जंगलों की बात आती है तो वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद। उस नक्सलवाद समस्या के बारे में भी लगातार हम बात करते आए हैं और उन्हीं विषयों के लिए आज फिर से एक बार इस जंगल स्वरूपी माहौल में मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ में शिल्पा साहू मैडम हैं। शिल्पा जी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि ये दुर्ग से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद में जो डीआरजी फोर्स होती है, छत्तीसगढ़ की बहुत प्रबल फोर्स है जो नक्सलियों पर घातक प्रहार करती है, उस डीआरजी फोर्स में जो रेड कॉरिडोर कहा जाता है दंतेवाड़ा, उस दंतेवाड़ा में रही हैं आप और वहाँ नक्सलियों के जो उनकी मोटर्स ऑपरेंडी है उनको डोमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। शिल्पा जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएंगे कि जब आपकी डीआरजी में सिलेक्शन हुआ और ये बताएंगे डीआरजी फोर्स होती क्या है? बस्तर के लगभग सभी जो बस्तर संभाग के जो सभी ज़िले हैं वहाँ डीआरजी टीम का गठन हुआ है, जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड रहता है। ये सामान्यतः उस तरीके की टीम होती है जिसका उपयोग हम नक्सल ऑपरेशन के लिए करते हैं। इस टीम में ऐसे कई लोग भी शामिल होते हैं जो पहले नक्सली थे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। कुछ लोकल एरिया के लोग रहते हैं जो वहाँ के ज़मीन को जानते हैं, वहाँ के एरिया को जानते हैं। नक्सल जो है हम बोल सकते हैं नक्सलियों से कुछ उनको जानकारी रहती है उनके संबंध में, तो इस तरीके की एक टीम गठित हुई रहती है। तो जैसे आप जंगलों में जैसे जब सर्चिंग वगैरह में जाती थी तो जंगलों की सर्चिंग ही जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जैसे ये घनघोर जंगल हैं और इनके बीच में सर्च करते हुए आपको एक डोमिनेशन पार्टी के तौर पे भेजा जाता है। उस बीच में कहीं से भी फायर आ सकता है, कहीं से भी नक्सली आपके ऊपर आपके फोर्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उसकी जो स्ट्रेटजी रहती थी वो क्या रहती थी आपके मुताबिक? जब हमको किसी तरीके की सूचना मिलती थी और हमारी पार्टी निकलती थी तो पहले से ही एक ब्रीफिंग जो है पुलिस विभाग में होती है। ब्रीफिंग में ये सभी निर्देश जो कि हमारी सुरक्षा के लिए है वो एक दिए जाते हैं निर्देश उनको। उनके अलावा हमारे जवान जो है जब भी सर्चिंग के लिए निकलते हैं, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, पहाड़ हो, ढलान हो, पगडंडी हो, सतर्कता बरतते हुए निकलते हैं, सर्चिंग करते हुए निकलते हैं, कहीं आईडी तो ना लगा हो, कहीं पे कोई एम्बुश तो नहीं लगा हुआ हो। और हमारी जो सतर्कता जो है हमारे जवानों के लिए जो है उनकी जान की रक्षा करती है और साथ ही साथ नक्सलियों से लड़ने में भी मददगार रहती है। जब आप जंगलों के अंदर जाती थी उस समय जो प्लानिंग करते थे, जो आपके साथ में जो जवान जाते थे, जाहिर सी बात है एक महिला के लिए
इतना बड़ा दायित्व और एक कमांडर का जो भूमिका रहती है उनकी, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जो जवानों को जो आपके साथ जुड़े हुए रहते थे, तो उनको कैसे बूस्टअप करती थी कि कैसे हमको जाना है जंगल में, कैसे अगर हम पे फायर आ जाता है तो उसके बाद में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे आपको डरना नहीं है, कैसे आपको सामना करना है, इन सारे विषयों पे बात होती होगी। बिल्कुल, चूँकि पुलिस विभाग में इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। जंगल वॉरफेयर कांकेर में एक कॉलेज है जहाँ पे पुलिस जवान को इस तरीके की नक्सल से संबंधित सभी तरीके की, कैसे हमको रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, फायरिंग होगा तो आपको जवाब किस तरीके से देना है, उस एम्बुश क्या होता है, और नक्सल से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस हैं उसकी केस स्टडी, ये सब की जानकारी और ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में सभी उस चीज़ के लिए बिल्कुल ट्रेन होते हैं, सभी जवान होते हैं। समय समय पर जो है उनको मोटिवेट करना कि ये जो लड़ाई है हमारे और पुलिस और नक्सली की ही नहीं है, बल्कि एक प्रशासन के साइड से और उन सभी लोगों के लिए है जिनको नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया है। उसमें कई आपके परिवार के भी हैं, हो सकते हैं कि हमारे परिवार को भी वो नुकसान पहुंचा सके। तो हमको जो है लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन समस्त आदिवासियों को जो जिनका वो शोषण कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारे लिए प्रशासन के लिए नक्सलियों को जो है भगाना और उनसे लड़ना, ये एक तरीके का हम इस तरीके की हम इसी मोटिवेशन पे जो है हम और हमारी टीम चलती है। और बस प्रयास सभी का ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम नक्सलवाद को ख़त्म कर सकें। देखिए, जंगलों में एक घातक स्ट्रेटजी तो रहती है, साथ साथ जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं और ग्रामीणों को फेवर में लेना है, और उनको फेवर में लिए बिना फोर्स वहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो ग्रामीणों को फेवर में लेने के लिए जो प्रयास होते थे, जैसे आपने जो एक उसके बारे में आगे बात करेंगे, दंतेश्वरी जो आपने एक ग्रुप बनाया था, तो उसमें ग्रामीणों को अपने फेवर में लेना, ये कैसे कर पाते थे? देखिए, सबसे पहली बात वहाँ एक लैंग्वेज की आती थी, जो कि वहाँ के ग्रामीणों की लैंग्वेज जो है गोंडी, हल्बी, ये रहती थी। हमारे जो लोकल टीम रहते थे उसमें बहुत से लोग इस लैंग्वेज से जो है परिचित थे। अगर हम अपनी बात उन तक रखना चाहते थे तो उनकी ही भाषा में रखते थे, तो उनको भी ये लगता था कि हम उनके अपने हैं, उस समस्या से हम परिचित हो चुके हैं, और हम उनको विश्वास दिलाते थे कि प्रशासन जो है आपके लिए है। जितनी भी योजनाएँ प्रशासन ने लाई आपके फ़ायदे के लिए लाई है, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से नक्सलियों को सपोर्ट कर रहे हैं गांव में डर के कारण, तो उनको हम आत्मसमर्पण करने के लिए, या नक्सलियों के बारे में कुछ अगर उनकी जानकारी है, किसी तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं तो वो जानकारी देने के लिए। दूसरा, कई स्वास्थ्यगत समस्याएं होती है, वो चाह कर भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। जो पुराने जो तौर तरीके से जो इलाज चल रहा है जिसमें आपके नुकसान हो सकता है, तो प्रशासन ने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, बहुत से टीकाकरण अभियान चल रहे हैं। उसके अलावा ऐसे गवर्नमेंट के बहुत योजनाएं जिसमें आयुष्मान कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, और जिनमें उनको फ़ायदा हो सकता है, तो वो सब के बारे में हम अंदर जो है शिविर लगा के उनको जानकारी देते थे। सिविक एक्शन का काम करते थे, जिसमें उनको आवश्यकता, कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, राशन की, कुछ चीज़ की, तो वो उनको उपलब्ध कराते थे। देखिए, जंगलों में क्या होता है, जो पगडंडियाँ रहती हैं वो लगभग ऐसे ही इसी तरह से रहती हैं, और अंदर पूरा जंगलों को सर्च करते हुए जाना रहता है। इनमें नक्सलियों की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि कहीं कहीं गड्ढे खोदकर उसको ऐसा बना दिया जाता है, स्पाइक होल कहते हैं। तो वो जो स्पाइक होल है वो कैसे डिटेक्ट हो पाता है? अगर आप चल रहे हैं और स्पाइक होल में अगर पाँव गया है और वहाँ नीचे कीलों को लगाया जाता है, और उससे जवानों को बहुत, या तो जानलेवा हमला है एक तरह का। और दूसरी बात है कि इन्हीं जंगलों में, इसी पगडंडी में जब जवान पेट्रोलिंग करते हैं या गश्त करते हैं या डोमिनेशन फोर्स निकलती है, तो उसमें आईडीज़ लगा दिए जाती हैं जिसमें पैर पड़ने पे सीधे ब्लास्ट होता है। तो मैम, ये जो जैसे पगडंडियाँ अपन चल रहे हैं और स्पाइक होल लगा हुआ है सामने, उसको कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, कैसे क्या करते हैं उसके? जनरली हम प्रयास करते हैं कि हम पगडंडियों पे ना चले, पहला चीज़, क्योंकि पगडंडियों में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को भी पता है कि हम उस रास्ते का उपयोग करेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ये पगडंडी का रास्ता ना उपयोग करके उधर से जाए, भले हमको थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़े, दूरी ज़्यादा लगे, बट हम प्रयास करेंगे कि हम जो इनका चलने का रास्ता है या पगडंडी, उसका उपयोग ना करें। कई बार संभावनाएं कम रहती है क्योंकि पगडंडियों का उपयोग गांव वाले भी करते हैं। दूसरी बात रही कि स्पाइक होल्स लगाने की और आईडी लगाने की, तो हम बाकायदा सर्चिंग करते हुए ही जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो मेन जो हमारा टेक्निक रहता है वो पहले रहता है कि
जागरूक होके चले। कहाँ पे आईडी लगा है, क्या लगा है, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड्ढा हुआ है या ताजी मिट्टी वहाँ पे डली हुई है, तो आप एक ये रहता है कि हो सकता है वहाँ पे आईडी अंदर लगाए होंगे और उनको कवर अप किया होगा, तो ताजी मिट्टी इसलिए ऊपर आई है। कहीं पे सूखी पत्ती है, हो सकता है कि नीचे स्पाइक्स लगा हुआ, होल किया हुआ, उसको कवर अप करने के लिए जो है बोल सकते हैं कि ताजी पत्तियाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो सस्पिशियस लगती है, हम उसको सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। दंतेश्वरी एक फोर्स बनी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स एक बोल सकते हैं हम एक डीआरजी, महिला डीआरजी की टीम थी दंतेवाड़ा में। पहली बार इसका जो गठन बस्तर संभाग क्षेत्र में हुआ था। इस टीम में 3 टाइप के जो महिलाएं थी। पहली वो महिला जी थी जो पहले नक्सल क्षेत्र में काम कर चुकी है, नक्सलियाँ थी, नक्सल थी और नक्सली थी और वो आत्मसमर्पण कर चुकी थी। दूसरी उस टाइप की महिलाएं थी जो नक्सलियों से पीड़ित थी, जिनके परिवार वालों को नक्सलियों ने किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। तीसरी जो है सामान्य भर्ती की महिलाएं थी, जो लोकल स्तर पे जो आरक्षक और उससे बड़े पद में। तो इन तरह की महिलाओं का एक समूह था पुलिस फोर्स में। हम जो टीम थी उसका एक काम सबसे पहले ये था कि ग्रामीण आदिवासियों को लोगों को अपने प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास दिलाना। जहाँ कहीं नया कैंप खुलता है तो ये विरोध, चूँकि ग्रामीण जो है नक्सलियों के बहकावे में आके विरोध करते थे, कैंप खुलने नहीं देते थे। तो वहाँ पे सबसे पहले इनका एक मेन रोल होता था कि महिला डीआरजी की टीम वहाँ पे जाती थी, लोगों को बताती थी कि ये जो कैंप है आपकी भलाई के लिए खुल रहा है। जब कैंप खुलेगा तो सड़क बनेगी तो आसपास स्कूल बनेंगे, छात्रावास बनेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे और ऐसे राशन दुकान बनेगी। तो ये सब आपके एक सुविधा के लिए हो रहा है। वो चीज़ फिर उसके बाद आकर आपकी कुछ समस्या है तो उनको एक सहज वातावरण प्रदान करके उनके ही भाषा में उनसे जो है बात करना, ताकि उनका विश्वास बढ़ सके। तीसरा एक चीज़ रहता था, जो हमारे जवानों के ऊपर गंभीर आरोप लगते थे, पुलिस जवानों पे, सीआरपीएफ हो या अन्य, कि पुलिस जवान जो है उनका नुकसान कर रहे हैं, गाँव वालों का खेतों पे चल रहे हैं, कुछ चुरा रहे हैं। तो इस तरह के जो झूठे आरोप लगते थे उसमें भी कमी क्या है, वो बिल्कुल खारिज हुआ। लोगों को मौका ही नहीं मिला कि इस तरीके से आरोप लगा सके। तो इस तरीके की जो है इनका बहुत एक अहम रोल रहा है। उसके अलावा जैसे जैसे समय रहता गया, ट्रेनिंग उनकी होती गई, तो आगे चल के डीआरजी की टीम के साथ इनका समन्वय होते गया, जो पुरुष डीआरजी की टीम थी। साथ में नक्सल सर्चिंग अभियान में ये भी जो है शामिल होते गए। इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। जैसे कि एक दर्शकों को ये बताएं कि जो नक्सल वाद से प्रेरित या उनके समर्थक या जो उनको सिंपैथी प्रदान करने वाले लोग हैं, उनको शासन ने एक योजना के तहत घर वापसी का एक प्लान बनाया है। लोन वर्राटू उसको बोलते हैं। ये लोन वर्राटू क्या है और उसमें कैसे आप लोग समझा पाते थे कि ये जो आइडियोलॉजी है ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, आप अगर मुख्य धारा में जुड़ते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? लोन वर्राटू चूँकि एक गोंडी शब्द है जिसका मतलब होता है कि घर वापस आइए जी। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की राह पे आगे निकल चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि वो वापस मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, या कई ऐसे भी हैं जो अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका फ़ायदा किस में है। तो ऐसे लोगों को हम जितना भी हो सके मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण के बाद कितनी सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कितना आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं, साथ ही नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके ऊपर अपराध है उसका भी एक अलग तरीके से जांच किया जाएगा, जिसमें प्रयास किया जाएगा कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपके ऊपर कोई चार्जेस ना लगे, या आपको अगर नक्सली बहकावे में जान का खतरा है तो वो चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, पुलिस का मदद कर सकते हैं जानकारी देके कि कहाँ पे नक्सलियों की किस टाइप की रणनीति रही है, किस किस घटना में वो शामिल है या आगे किसी और तरीके का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरा इनाम जो नक्सलियों को अगर वो आत्मसमर्पण करते थे तो उसके तहत भी कुछ राशि उनको इनाम के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। तो इस तरीके की बहुत सी योजनाएं उनको बता के जागरूक कर करके कैंप लगा के ये हम देते थे, ताकि हमारी बात जो है ग्रामीणों के माध्यम से या उनके मुखबिरों के माध्यम से उन तक पहुँच सके। और बिल्कुल निश्चित ही इनका जो है फायदा हुआ है। बहुत से लोगों ने जो है दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे कि आज जो लड़कियां हैं या युवा वर्ग है वो ख़ास तौर पे दूसरे प्रोफेशंस को ज़्यादा चुनता है। फोर्स से जुड़ना और फोर्स की वर्दी पहनना, फोर्स के साथ में एक जो गरिमापूर्ण काम करना, वो जो चॉइस है वो आपने खुद चुना है। इसको चुनने के पीछे कारण क्या था? किसी ने प्रेरित किया था या आपको कोई मोटिवेशन मिला था या आपका खुद की इच्छा थी आपकी?
ऐसा कुछ विशेष तो रहा नहीं, बट एक था कि शुरू से अपने घर परिवार में मैंने अपने दादी को देखा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, जो कि अभी वो वर्तमान में नहीं है हमारे बीच। उन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ किया। तो आज के टाइम पे वो पहले एक टाइम था जब उस टाइम में मेरी दादी जी ने इतना सब कुछ कर लिया, तो आज ऐसा टाइम है जो एक पुलिस फोर्स को इस नज़रिए से देखा जाता है कि उसे लड़कों का काम रहता है कि इतना टफ है, चाहे ट्रेनिंग हो, ड्यूटीज़ हो या नक्सल एरिया में ड्यूटी हो, तो लड़के ही कर सकते हैं। लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं उसमें ये भी बात आती है ना, जैसे फिजिकल फिटनेस है और उसमें मतलब जैसे AK-47 लेके चलना, पेलोड लेकर चलना, जो बहुत सारे पिट्ठू लेके चलते हैं आप लोग, वो भी एक पुरुष प्रधान समाज ये समझता है कि हम ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर फायरिंग का जो एक अटैकिंग मोड रहता है, AK-47 चलाना है, UBGL चलाना है, आपको ID डिटेक्ट करनी है, उसको डिस्पोज करना है। ये सारी चीज़ें एक लड़की के लिए एक मतलब एक महिला होते हुए कितना आपको ऐसा लगता है कि मैं अब ऐसा लगता है कि गर्व होता है कि अब मैं पुरुषों के बराबर ये सब काम हम कर पा रहे हैं। देखिए, शुरू से महिलाएं जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ और ताकतवर रही हैं। महिलाएं जो है बच्चे को जब जन्म देती है तो जितना दर्द होता है शायद वो पुरुष नहीं सह सकते। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुएशन का दर्द रहता है वो भी महिलाएं जो शुरू से महिलाएं जो है उस दर्द को सह रही है, इतनी ताकत उनमें है। रही बात जो पुलिस विभाग में जो ट्रेनिंग की हुई है, तो वो एक मन में डर जरूर रहता है कि हम ऐसा कर पाएंगे क्या, लेकिन जब विश्वास रहता है तो महिलाएं वो हर चीज़ को कर सकती है। हमने भी वो ट्रेनिंग की है। मेरे जैसे और भी महिलाएं हैं जो आर्मी में है, पुलिस विभाग में, अन्य राज्यों में है, IPS में है, बहुत से लोग हैं, तो उन्होंने वो सब ट्रेनिंग सफलतापूर्वक की है। शिल्पा जी के बारे में एक चीज़ और, बहुत फ़ोटो भी आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखी होंगी कि एक वीडियो भी चली थी जिसमें वो कोरोना के समय में प्रेगनेंसी पीरियड में जब बच्चा इनके गर्भ में था, उस वक्त भी वो ड्यूटी अपनी दे रही थी, साथ साथ गश्त भी करती थी AK-47 पकड़कर, और जंगलों के अंदर भी जाती थी और कोरोना की ड्यूटी भी करती थी। तो एक गर्भवती महिला, और उसके बाद भी कई लोग छुट्टी मांग लेते हैं कि हमें गर्भवती, हमें छुट्टी चाहिए, लेकिन आप उस वक्त भी कोरोना के पीरियड में भी, लॉकडाउन की स्थिति जब थी तब भी संभालती थी। आपकी वीडियो लोगों ने देखी हैं। जंगल के अंदर भी आप सर्च करती थी, जंगलों के अंदर भी नक्सलियों को खोजती थी और गांव वालों को समझाने का प्रयास करती थी। ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आती है? इतना जो प्रबल सोच है वो कहाँ से आती है? बस ये रहता है कि आप कहीं भी काम करें, मन लगा के करें। आपका ही क्षेत्र है, नक्सली अगर कुछ कर रहे हैं वो हो सकता है हमारे पर भी अटैक हो सकता है, आसपास जिनको हम जानते हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये भावना रहती है कि अगर लोग जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए और नक्सलियों के जो भय है उससे बाहर निकले। और कोरोना के टाइम भी एक ये रहता था कि अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सकती हूँ। यही थॉट मैं चाहती थी कि सामने वाला भी वही सोचे। अगर वो कोरोना और इस चीज़ को समझ रहा है तो वो खुद घर में रहेगा, वो घर में रहेगा तो उसके आसपास के घर के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेके मैं जो है सड़क पे उतरती थी, और चूँकि मेरे सब नौजवान जो है उस टाइम जो ट्रैफिक का जो दायित्व उस टाइम मेरे ऊपर था, तो सभी जवान जो है इसी मोटो से काम कर रहे थे और सभी का यही उद्देश्य था कि हम भी रिस्क लेके कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। अगर हम इस टाइम पे हो सकता है हम संक्रमित भी हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा अगर ये है कि 10 लोग भी घर में रहे तो वो सुरक्षित रह सकेंगे। बस इसी उद्देश्य से हम लोगों को जितना हो सके अवेयर कर रहे थे, क्योंकि सेकेंड वेव था और उस टाइम छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु है कोरोना के द्वारा हुई थी। तो हम चाह रहे थे कि कम से कम उस एरिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और उसको पालन करवाना एक बहुत बड़ा दायित्व था। अगर वो अच्छे से पालन हो जाता तो ये था कि हमारा लोगों की जो है दंतेवाड़ा में उस टाइम कोरोना से मृत्यु और कोरोना से संक्रमण रुक सकता था। नक्सल अभियान के खिलाफ में जैसे जो फोर्स की स्ट्रेटजी रहती है वो कई चरणों में होती होगी, पूरी चरणों को तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, आप भी मत करिए, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेगी जनता कि जैसे आप लोग अंदर गए, उसके बाद में कहीं मान लो आप यहाँ सपोज ये जंगल में अपन बैठ के खाना खा रहे हैं या आराम कर रहे हैं, फोर्स लगातार चल भी नहीं सकती, अचानक से ये टेरेंस घेर दिया जाता है, उस वक्त अगर जो U शेप V शेप के एम्बुश लगते हैं नक्सलियों के, उस वक्त अचानक से जो सरप्राइज अटैक होता है और घिर जाते हैं फोर्स के जवान, उस वक्त का जो बैकअप प्लान रहता है, पूरा मत बताइएगा, अधूरा थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी डिस्क्लोज करें ये भी ज़रूरी नहीं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि पुलिस विभाग में चाहे वो नक्सल एरिया हो या सामान्य मैदानी एरिया, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जब भी हम जाते हैं तो हमारी एक प्लान ऐसे रहती है कि अगर हम नदी भी पार कर रहे हैं तो उसको हम कुछ टुकड़ियों में विभाजित करते हैं, ताकि अगर
कोई एक पार्टी अगर नदी पार कर रही है तो पहली पार्टी उस पर नज़र रखी हुई है कि उनकी नदी पार करते, चूँकि नदी पार करते टाइम पूरा ध्यान जो है उस पार करने पे लगा रहता है उस टीम का। अन्य टीम जो है उसको इस तरीके से देखती है कि उन पार करने वाली टीम पर कोई अटैक ना करे। तो इस तरीके से हम कॉर्डन जो है यूज़ करते हैं, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, अलग अलग एरिया को देखते हुए ये प्लान किया जाता है, सडन प्लान किया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसा रहता है क्योंकि मैदान जब हम मैदान पे उतरते हैं तो उस टाइम ये कई बार प्लान जो है वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, स्थिति के अनुरूप हमको उसको अपनी समझ के हिसाब से उसको बदलना पड़ता है। हम जो सोच के आए रहते हैं वैसा वहाँ एग्जीक्यूट हो नहीं पाता। तो हर चीज़ को, इस स्थिति को देखते हुए अगर आप नदी पार कर रहे हैं तो कौन कैसे पार करेगा ताकि पार करने वालों को कोई दिक्कत मत हो। जो पार करके चले गया, दूसरी पार्टी पार कर रही है तो उस टाइम उनके ऊपर कौन नज़र रखेगा, किस टाइप से हम कार्डन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के टाइम भी ये रहता है कि हम जल्द से जल्द खा लें और सतर्क रह के खाएं। तो उसके लिए भी हमारी संतरी की व्यवस्था जो हम लोग करते हैं कि कुछ खा रहे हैं तब तक कोई एक संतरी का काम करे, जब वो खाए तो दूसरे संतरी का काम करे। अगर बैठना भी है तो ऐसे देख के बैठे कि जहाँ से हम निगरानी रख सके। तो ऐसे बहुत से बिंदुएं ऑपरेशन के आधार पे, जगह के आधार पे भी तय करते हैं और उसके हिसाब से ही हम डिसीजन लेते हैं। आपके पति हैं, वो भी फोर्स में है, अभी एसडीओपी पाटन है। और दर्शकों को ये बताऊंगा कि दुर्ग में सीएसपी की पोस्ट अभी ये संभाल रही हैं। और ये जानकारी आती थी कि जब आप लोग दंतेवाड़ा में थे तो एक साथ बाइक पेट्रोलिंग पे निकलते थे। जी जी। तो उस वक्त क्या मतलब जो मोटिवेशन था, देवांश जी नाम है जी, तो वो उनका मोटिवेशन, फिर आप लोग का पति पत्नी दोनों एक साथ और जंगलों की सर्चिंग और बियाबान जगहों पे एक साथ जाना, तो कभी ये फील आता था कि कभी भगवान ना करे कि कभी कोई एम्बुश हो जाए या कुछ हो जाए, एक साथ दोनों घिर जाएं, तो ऐसा कुछ फील? ऐसा नहीं, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव ही फीलिंग रही है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हर चीज़ कहते हैं कि अगर आप अच्छे मन से काम करें तो कभी ये डर बिल्कुल नहीं आता इस चीज़ में कि क्या होगा। देखिए, मरना है तो वो कभी ना कभी होगा, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है कि हम कब हमको ऊपर जाना है, क्या है। बट अभी जो हमको काम मिला है हम उसको पूरी एंजॉय करें। और चूँकि हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों साथ साथ ये मानते हैं कि कोई भी मुश्किल जो है उसका सामना कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस टाइम को हम जी सकते। तो हमारा जो हम जैसे बाइक पेट्रोलिंग पे जाते थे साथ में, इवन कई बार जैसे अंदर भी जाते थे, तो बहुत वो पल को भी हम बहुत एंजॉय करते थे। हमारे आसपास जितने भी साथी थे, साथ में खाना और अपना वहाँ से सही सलामत आना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, अगर नक्सलियों को घेरने जा रहे हैं या किसी नक्सलियों की जिस सूचना मिली है कि वहाँ उपस्थित है, तो उस पूरा फोकस रहता था कि सक्सेसफुल हो के वहाँ से आए, सफलतापूर्वक वहाँ से आए। और हम दोनों का मोटिव यही रहता था और वो बहुत अच्छा सफ़र रहता था। और हम लोग का प्रयास रहता था कि हम खाली हाथ वापस वहाँ से ना लौटे और एंजॉयफुल रहता था, ऐसा कोई पैनिक नहीं रहता था। जैसे अभी शहरी एक दो तरह का मतलब मॉड्यूल होता है पुलिस का, एक जंगल वार होता है, एक शहरी जहाँ पर आबादी रहती है उसको देखना रहता है। तो अभी ये आपका प्रैक्टिस शेड्यूल चल रहा है जिसमें शहरी आबादी और वहाँ पर की स्थिति, पारिस्थितिक तंत्र को भी नियंत्रित करना है, कानून व्यवस्था को संभालना है। तो ये जो डिफरेंस है एकदम समझ लीजिए कि दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना और कितना डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो खैर कुछ नहीं है। हाँ, ये रहता है कि थोड़ी पहचानने में, सोच समझने में समय लगता है ज़रूर। बट एक बार जब आप समझ जाते हैं कि किस एरिया में आपको किस तरीके से काम करना है, सामने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि सेम नक्सल एरिया में अगर हम काम करते थे तो वहाँ की मूल समस्या नक्सलवाद है, यहाँ वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अपराध में कमी आए, जो ट्रैफिक संबंधित कुछ उनकी समस्याएँ, तो एक अलग पहलू होता है। वहाँ इस तरीके की समस्या बिल्कुल नहीं थी। जंगल है, चूँकि ट्रैफिक वाला ऐसा इशू नहीं होता था, वहाँ इस टाइप की भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लोगों का आवागमन मुख्यतः ग्रामीण है तो पगडंडी और अंदर ही अंदर होता था। तो दोनों चीज़ बिल्कुल अंतर बहुत कुछ है। दूसरा क्या है, लोगों की जो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन इस टाइप का रहता था। जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में महिला संबंधी अपराध और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हो गया, क्राइम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ऐसे बहुत से चीज़ हैं। तो उस चीज़ को समझ के यहाँ का काम और वहाँ के काम में तो बिल्कुल अच्छा, जंगलों को छोड़ के यहाँ आई हैं, शहरी जंगल में आई हैं। जी जी। क्या उन जंगलों की याद वापस आती है कि काश वही ड्यूटी फिर से मिल जाए? बिल्कुल, अगर वहाँ मौका मिले कि वहाँ जाने का, तो हम दोनों तैयार हैं और खुशी खुशी वहाँ जाके काम करना चाहते हैं। यहाँ भी अगर मौका मिला है तो बिल्कुल अपने आप को साबित करना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमको जहाँ भी पोस्टिंग मिले हम अपना मन लगा कर काम करें। बस इसी उम्मीद के साथ हम काम कर रहे हैं। अपने कुछ निजी विचार हों जिसको शेयर करना चाहती हूँ दर्शकों के साथ में, और ये अंतिम सवाल है और आपके आगे और इंटरव्यूज़ करते रहेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे।
आपकी कुछ निजी विचार, कुछ ख्वाहिशें हों, अगर फोर्स में आप ड्यूटी कर रही हैं, उसके बाद भी कोई निजी ज़िंदगी हो जिसके बारे में बात करना चाहते हैं? लोगों से बस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि हम इस क्षेत्र में आए हैं और देख रहे हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है, किस तरीके की है, तो बस एक ये रहेगा कि सकारात्मक रहे। आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, अपराध आपसे कोसों दूर रहेगा। और अगर आपके साथ ना चाहते हुए भी कोई घटना या आपके आसपास कुछ घट रही है तो प्रयास करें कि जितना हो सके उसको सही तरीके से सॉल्व करें और पुलिस की मदद ले। लेकिन अगर आप सही हैं, अच्छे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, ताकि उससे जो है हर किसी शख्सियत की एक वो हॉबी रहती है, मतलब निजी ज़िंदगी में जी। कोई गाना गाता है, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में रहता है। आपकी व्यक्तिगत कोई हॉबी हो जिसको पसंद हो? जी, ऐसे तो कोई हॉबी नहीं है, बस मेरी भी सामान्य महिलाओं के जैसे ही घर को सजाना, संवारना, खाना बनाना, बस वही एक हॉबी है। तो घर और ये जो ड्यूटी है बहुत टफ ड्यूटी है, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना शहरी क्षेत्र में, शहरी जंगल में भी बहुत टफ होता है। तो ये जो समय है वहाँ भी आपने पीक टाइम निकाला है, यहाँ भी एक समझ लीजिए कि तपस्या के दौर से आप गुजर रही हैं। बच्चा छोटा है जी, उसको संभालना कितना डिफ़िकल्ट है और घर परिवार को देखना? बिल्कुल, बच्चा छोटा हो माँ के लिए, और अगर खासकर अभी 1 साल का ही हुआ है बच्चा, तो थोड़ा सा टफ रहता है काम पे जाने के टाइम। और बच्चा सोया हुआ है, दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा, उठ गया होगा, ढूंढ रहा होगा अपनी माँ को। बट ये भी है कि अपना काम जो है वो भी करना है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने जो है अपनी काम को प्राथमिकता पहले दी थी, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे की बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी है। प्रयास ये भी रहता है कि काम के साथ साथ मैं बच्चे का भी पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, और जो हम कर रहे हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ही एक बोल सकते हैं एक पार्ट जो है उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए, देश के लिए सेवा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उसका पार्ट तो हमारा बच्चा भी उस आपका गांव मेरे ख्याल से दुर्ग जिले से गांव रहा चुरा है, बालोद के तहत है, राहुत गांव से, और जो पढ़ाई वगैरह जो हुई है वो दुर्ग से हुई है। तो आगे जो आप मन में विचार रखती हैं कि आगे कहाँ तक जाना है? यहाँ मतलब एक दो सीन देख लिया आपने कि जंगल वार भी देख लिया और अब शहरी जंगल भी, अब आगे सोच क्या है कि क्या आगे और ऐसा कुछ जो ना मिल पाया हो फोर्स में रहते हुए, आगे चाहती हैं आगे कुछ और बड़ा जी, करना? अगर मौका मिले या जैसे अभी समय, चूँकि समय की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर प्रयास रहे तो बिल्कुल मैं आगे और परीक्षा दिलाना चाहती हूँ। अगर हो सकता है ऐसा कि मुझे समय मिल जाए और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ अगर फोकस करके, तो प्रयास रहेगा कि यूपीएससी की बिल्कुल तैयारी करूँ। बाकी एक और सब्जेक्ट आ जाता है, मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ रहा हूँ, सॉरी। यूपीएससी और सीजीपीएससी, इसको करके लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, ये सब बनना चाहते हैं। उनको सलाह क्या हो सकती है? उनकी पढ़ाई वो कैसे करें? क्या एक सोच लेकर चलें कि एक आपसे सीख ले सकते हैं लोग? आप जैसे कई और जवान हैं और महिला होते हो तो बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए। आप क्या सीख बता पाएंगी या कुछ आपके मन में विचार हो? इस चीज़ के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, तो बिल्कुल उसमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। आपको बस ठानने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम आईएएस बने, हम चाहते हैं कि हम आईपीएस बने, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। तब आपकी मेहनत और आपका विश्वास, ये दो चीज़ जब एक साथ मिल जाए तो बिल्कुल वो चीज़ आप पा ही सकते हैं। तो बस यही एक लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो बन सकते हैं मेहनत के साथ। तो ये शिल्पा साहू जी से मुलाकात, और जाहिर सी बात है जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो मैंने पहले इंट्रो में अपने कहा था कि छत्तीसगढ़ हरियाली, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव जंतु, छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ में एक जो समस्या है नक्सलवाद की, वो बहुत बड़ी समस्या है। और शिल्पा जी से सीखा जा सकता है कि कैसे गर्भवती पीरियड्स में भी वो जिस हौसले के साथ मैदान जंग में उतरी थी, जिस हौसले के साथ लॉ एंड ऑर्डर में उतरी थी, आज शहरी जंगल को संभाल रही हैं। तो इनसे प्रेरणा लिया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट्स पे और बात होनी चाहिए, ऐसी शख्सियतों से और मुलाकात आपकी हम करवाएं, तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें ज़रूर अपने विचार लिखिए। शिल्पा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन्हें कितने प्रगति के पायदान पर देखना चाहते हैं? मुझसे कुछ सवाल छूट गए होंगे तो वो भी लिखिएगा, और साफ़ तौर पर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ देशभक्ति का अगर आप गाना सुना दें, अगर आपके हर कर्म अपना करेंगे। जी, गाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बट मैं एक बस वही जो मेरे लिए प्रेरणादायक चीज़ रहा है, जिसको सुन के
बोल सकते हैं कि हर जवान और ख़ासकर मुझ पे एक जो उत्साह बढ़ता है वो हमारा राष्ट्रगान है। तो चूँकि अभी यहाँ तो उस चीज़ के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन बस संदेश यही रहेगा कि अपना जो है अपने देश की सेवा करें, उनके प्रति जो है सकारात्मक सोच रखें। हमारा देश जो है अगर हम सब युवा पीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। और हमेशा अपने देश के लिए जो है रिस्पेक्ट की भावना रखें, और शायद हम सभी के मन में वो भावना है। ये ना सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन है, बल्कि हम देखते हैं कि हर युवा के मन में हमारे देश के लिए अच्छी भावना है, सकारात्मक है, और हर युवा चाहता है कि हमारा देश जो है नंबर 1 पर रहे। और उसी के साथ मैं आप सभी को अपने देश के साथ तरफ से और हमारे पुलिस जवान की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग ने हमेशा जो है पुलिस का बोल सकते हैं सहयोग किया, उसको हमेशा कई सजेशन आपने दी, और आगे भी इसी तरीके से जो है अपना प्यार जो है हम पुलिस वालों के साथ रखिए। और धन्यवाद। तो ये वर्दी की ताकत है, जो आप इनसे जो प्रभावशाली बातें सुन रहे थे, ये वर्दी की ताकत है, और एक अच्छी सोच और प्रबल सोच के साथ ये लगातार आगे बढ़ रही हैं। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबरों को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी।